statistical analysis of prognostic factors of diabetic retinopathy, a case study of district फैसलाबाद। तो देखते हैं कि टाइटल में रीडर के लिए क्या अट्रैक्शन है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं अपने थीसिस का या रिपोर्ट का। तो यहाँ आप देखें बताया जा रहा है कि रिस्क फैक्टर हमें देखना है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है और उसकी वजह से उन्हें आंखों का मसला हो रहा है, तो उस पे इसने काम किया और उसके रिस्क फैक्टर ढूंढे, यानी कौन सी वजूहात हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ लोगों को ले जाते हैं। फिर साथ बता दिया कि ये केस स्टडी है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक होती स्टडी केस कंट्रोल, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ केसेस भी होते हैं और कंट्रोल भी होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे केसेस ही हैं, यानी पेशेंट्स ही हैं। तो उन पेशेंट से देखा जाएगा कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। फिर साथ ही बता दिया कि ये फैसलाबाद की स्टडी है। तो टाइटल के अंदर काफ़ी अट्रैक्शन है, मतलब स्टेटिस्टिकल स्टडी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर को ढूंढने के लिए स्टडी है। फिर इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, इंडिविजुअल्स लिए गए हैं, वो सारे के सारे केस हैं, मतलब उन्हें डायबिटीज़ है और रीजन जो है वो फैसलाबाद है। तो चूंकि हमें बात करना है इसके रिस्क फैक्टर्स के लिए, तो सॉरी इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। और उससे पहले ये हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे लिखते हैं अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखें। तो इस स्टूडेंट ने 4 ऑब्जेक्टिव लिए। तो आप ये चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया जा चुका है कि इन्हें आपने ऐड करना है। अब देखें इसने जो टाइटल सेट किया था, मैं फिर उसको ट्रांसलेट कर दूं, यानी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है और स्टडी फैसलाबाद की है। तो इसमें जो सब ऑब्जेक्टिव है, अब वो आप देख लें, आपको नज़र आ रहे सब ऑब्जेक्टिव में to recognize the factors influencing the diabetic retinopathy among diabetic patients in फैसलाबाद। यानी पहले इसने जो ऑब्जेक्टिव लिया वो ओवरऑल है कि फैसलाबाद के अंदर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स हैं तो वो किन किन फैक्टर से इफेक्टेड है। सेकंड पे आप देखते हैं टू डिटरमिन इन विच एज डायबिटिक रेटिनोपैथी इज मोर प्रेवलेंट। तो इस स्टूडेंट का जो दूसरा सब ऑब्जेक्टिव है वो ये एज के हवाले से देखना चाह रही है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किस एज ग्रुप में ज़्यादा प्रीवेल कर रही है। क्या वो बच्चों में जो नौजवान है, जवान है, या फिर एल्डर पॉपुलेशन जो है, क्या वहाँ पे इसका ज़्यादा असर है, ये देखना चाह रही। थर्ड पे टू डिटरमिन विच डिजीज इफेक्ट द काज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी को कोई और डिजीज भी इफेक्ट कर रही है। और लास्ट में बताया जा रहा है टू डिटरमिन वेदर द डायबिटिक रेटिनोपैथी मोर काज बाय टाइप 1 और टाइप 2। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की टाइप्स 1 से ये ज़्यादा रेटिनोपैथी डायबिटिक की टाइप 1 से ज़्यादा इफेक्टेड है या टाइप 2 से ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये इनके सब ऑब्जेक्टिव है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये तैयार नहीं करवाना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने रिपोर्ट में अपने टाइटल के अगेंस्ट कैसे सब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिससे स्टडी की अट्रैक्शन बने और रीडर जो है वो आपकी स्टडी को पढ़ने की तरफ आए। अब इसमें जो अपने 4 गोल सेट किए, पहले ओवरऑल ये देखना चाह रही हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं, फिर किस एज में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, फिर क्या कोई और डिजीज़ भी है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी को इफेक्ट कर रही है, और फिर क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप 1 से ज़्यादा इफेक्टेड है या टाइप 2 से ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये इसके सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है अपने टाइटल को सामने रखते हुए। ज़ाहिर है आप सिर्फ टाइटल पे तो आप रिवॉल्व करेंगे ही, लेकिन उसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं जो आपके टाइटल को कंप्लीट करेंगे उन्हें आपने हाईलाइट करना है, जो मेजर इशूज़ हैं। जैसे मैं यहाँ ठहरता हूँ, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल और यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ इस किस्से से हट के। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने काम किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जो उन्होंने ओडीआईज खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल जो उन्होंने खेला है वनडे, तो उस पर देखना था कि क्या वो पहले बैटिंग करके पाकिस्तान की टीम ज़्यादा जीत पा रही है या
बाद में बैटिंग करके ज़्यादा जीत पा रही है, और उसके लिए उन्होंने ड्यूरेशन रख लिया सपोज 1992 से लेकर 2003 तक के वर्ल्ड कप तक उन्होंने वो 11-12 साल का डेटा ले लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पहले खेल के ज़्यादा जीती है या बाद में खेल के ज़्यादा जीती है, उसके रिस्पेक्ट उसके फैक्टर को ढूंढना है। और ड्यूरेशन है वर्ल्ड कप 1992 से लेकर 2003 तक। ये उनका मेजर टाइटल हो गया। अब उसके अंदर जो उन्होंने सब टाइटल डाले थे, वहाँ ये था कि क्या अगर पहले बैटिंग की है तो पहले 15 ओवर की परफॉर्मेंस का क्या रोल था, आखिरी 10 ओवर की परफॉर्मेंस का क्या रोल था। ये देखें, सब ऑब्जेक्टिव सेट करके अपने टाइटल को अचीव किया जा रहा है। इसी तरह अगर बाद में बैटिंग की है तो फिर पहले बॉलिंग करते हुए जो पहले 10 ओवर में वसीम अकरम और वकार यूनुस का दौर था, तो उन्होंने कैसे बॉलिंग की, उसका क्या असर हुआ। और आखिरी 10 ओवर में भी वही आमतौर पे बॉलिंग करते थे, उस पर क्या असर हुआ, मिडल ओवर में क्या हुआ। इसी तरह विकेट के अंदर नमी थी, मॉइस्चर था, उससे क्या असर पड़ा। इसी तरह अंपायरिंग का क्या रोल था। मतलब इस तरह की सब ऑब्जेक्टिव बना के अपने जो टाइटल था उसको इलाबोरेट करने की कोशिश की थी। तो आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई नो ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, बट हमारा काम भी यही है कि अपने इसी टॉपिक को कवर करना। और दूसरा, आप लोगों को अगर पहले किसी तरह पिक नहीं कर पाई या आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उस हवाले से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहले अट्रैक्टिव टाइटल सेट करें, फिर उस टाइटल को अचीव करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे सेट करें ताकि आपको पता हो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने स्पेशली एड्रेस करना है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें ये ऑब्जेक्टिव के बाद हमें देखना था कि जो इंट्रोडक्शन है। अब देखने हमने ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप के अंदर पूछा था कि अपना जो है इंट्रोडक्शन वो हमें कैसे लिखना है। तो अब उन्हें आसानी यहाँ पे कर रहा हूँ, और सबकी आसानी के लिए कि जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो उस पे किन फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है। तो टाइटल स्टडी का आपके सामने, डायबिटिक रेटिनोपैथी पे ये स्टूडेंट काम कर रही है, और देखें ये इंट्रोडक्शन कैसे लिख रही है। इसका इस थीसिस पे पेपर छप चुका है और इम्पैक्ट फैक्टर पेपर छपा है, और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और थीसिस इसका जमा है, डिग्री हो चुकी है, इस स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल विन किया था। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप देखें कि ये स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है और इस स्टूडेंट ने कितना अच्छी तरह से काम किया होगा। तो आप देखें ये क्या कर रही है, इसने डायबिटिक रेटिनोपैथी का इंट्रोडक्शन देते हुए जिस चीज़ से इसने स्टार्ट लिया, सबसे पहले इसने डिफाइन किया है व्हाट इज़ डायबिटीज़। यानी ये बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, यानी आप बिल्कुल लोअर से शुरू करेंगे और तरतीब के साथ आप आगे मूव करते जाएंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले इसने डायबिटीज़ को डिफाइन किया। जैसे भी किया वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसने किस सब हेडिंग के साथ आगे प्रोसीड किया। देन इसने बताया डायबिटीज़ की टाइप्स क्या हैं। तो आप आपने सारे को समझ के सारे को कन्वर्ट करना है अपने टॉपिक पे। तो यहाँ बताया जा रहा है व्हाट इज़ डायबिटीज़, फिर डायबिटीज़ की टाइप्स क्या हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो जो लोग जानते ही नहीं है ये क्या है, तो पहले उन्हें अवेयरनेस देना। टाइप 1 टाइप 2 को बता दिया। इसके बाद उसका टाइटल आ जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी शुगर की वजह से जिन लोगों को, पेशेंट्स को आंखों का मसला हो जाता है, बिनाई उनकी जा रही है, कम हो रही है, तो उसको अब उन्होंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। और थोड़ा मैं यहाँ और आपसे शेयर कर दूं, और आगे भी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर AAO, 2008, दिस इज साइटेशन। जब ये कह रही है डायबिटिक रेटिनोपैथी अ वैस्कुलर सिकनेस ऑफ रेटिना विच इन्फ्लुएंसेस पेशेंट्स विद डायबिटीज, तो ये इसने एक छोटी सी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये डिफाइन कौन करे, तो इसने रेफरेंस भी दे दिया AAO, 2008, ये साइटेशन है। अब इसकी बिब्लियोग्राफी या इसका कंप्लीट रेफरेंस हमें एंड पे मिल जाएगा। तो आप भी जब डियर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे और कोई पैराग्राफ, कोई दो लाइनें, कोई डेफिनेशन आप ले रहे हैं, तो वो आप तो नहीं बना रहे ना, आप कहीं से ले रहे हैं, किसी रिपोर्ट से ले रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, किसी इंटरनेट सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो वो साइट, वो सारी चीज़ों जिससे आपने मटेरियल लिया है, तो अपनी
रिपोर्ट को टेक्निकल और मोर साइंटिफिकल प्रूफ करने के लिए आप उसका रेफरेंस वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को इलाबोरेट कर रही है। देन आप देखें इसने अब पहले डायबिटीज़ और उसकी टाइप्स बताई, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी को डिफाइन किया, अब उसकी क्लासिफिकेशन यानी उसकी टाइप्स को ये इलाबोरेट कर रही है। जैसे NPDR है, डिटेल नीचे पैराग्राफ्स की फॉर्म में मौजूद है, फिर PDR है, इसके बाद ऑटोनॉमी है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो ये दो चीज़ें इसमें यहाँ तक बता दी। तो 1.6 शुरू करने से पहले एज अ रीडर देखिए मैं सीख रहा हूँ, इसने मुझे बता दिया व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, फिर व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी और व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके बाद अब मुझे ये बता रही है हु इज एट रिस्क, किस किस कौन कौन इससे इफेक्टेड है, कौन कौन इस रिस्क से सफ़र कर सकता है। तो वो अब यहाँ पे ये रेफरेंस है हुसैन 2011। तो डायबिटिक ये वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे पढ़ रहा हूँ। डायबिटीज इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, एवरी वन विद टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक इज एट रिस्क। अब इसने यहाँ बता दिया कि पूरी दुनिया में जिसको टाइप 1 की डायबिटीज है या टाइप 2 की डायबिटीज है वो एट रिस्क है कि वो डायबिटीज जो है वो खुदा न खास्ता उसकी सेवेरिटी बढ़ते बढ़ते रेटिनोपैथी की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये उसने रिस्क बता दिया कि जिसको शुगर है उसको ये रिस्क है कि वो शुगर कन्वर्ट हो जाए DR में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके बाद सिम्टम्स बताए जा रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी जिसको शुगर है और उसको अभी आंखों का मसला नहीं है बिनाई का किसी भी तरह से, लेकिन ये सिम्टम्स हैं जो उसके लिए क्लू हो सकते हैं कि ये मुझे ये वाली डिजीज़ अब हो सकती है। स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, अनक्लियर विजन होना शुरू हो जाएगा, कलर विजन रिड्यूस हो जाएगा, डिम ब्लैंक नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स से वो उसको पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर रीजंस क्या है इस डिजीज़ के, अब देखिए कैसे ग्रेजुअली ये अपने टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करती जा रही है स्टूडेंट। रीजंस बताए जा रही हैं, रिस्क एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बताई जा रही हैं, कौन कौन सी पेचीदगी हैं, फिर डायग्नोसिस एंड टाइप्स ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट्स जो है, कैसे डायग्नोज होगी ये डिजीज़, कैसे पता चलेगा कि एक शुगर पेशेंट जो है वो कन्वर्ट होने जा रहे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। तो वो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट और अवेलेबल ट्रीटमेंट का भी बताया जा रहा है, लेज़र ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, सो ऑन। इसके बाद आप देखें सेक्शन 12 पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या कहती है इस डिजीज़ के हवाले से। तो ये इसने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है और देखें इसने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो भी ऐसे अनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। देखिए इसने रेफरेंस दे दिया WHO 2016 में, ये कह रही है इसका थीसिस 2016 का था। तो इसने लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन WHO से मिल रही है वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी और ये बुलेट्स में नज़र आ रहे हैं। 12% वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन है स्पेंड ऑन डायबिटीज़, यानी 12% जो अर्निंग है वो यूँ कह लें कि डायबिटीज़ पे स्पेंड हो रही है। 1 अडल्ट आउट ऑफ 11 हैव डायबिटीज़। 2015 तक हर 11 लोगों में से एक अडल्ट को ये मसला है। फिर हर 2 अडल्ट जिन्हें डायबिटीज़ है उसमें से एक जो है वो डायग्नोज, उसको पता ही नहीं कि मुझे ये डिजीज़ है। हर 2 लोग जिन्हें शुगर है तो उसमें से एक जो है उसको पता ही नहीं है, 50% जो है वो अवेयर्ड ही नहीं। ये डिटेल यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद ग्लोबल स्टेटस बताया जा रहा है डायबिटीज़ का पूरी दुनिया में, वो जो मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ। काइंडली वॉइस जो है वो कंट्रोल रखें आप। अब यहाँ बताया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में क्या ट्रेंड्स हैं, मिडल ईस्ट में क्या ट्रेंड्स हैं, साउथ सेंट्रल एशिया अमेरिकन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बताए जा रहे हैं कि कितने सफरर हैं इस डिजीज़ से। वेस्टर्न पैसिफिक में क्या हो रहा है। तो ये इन्वर्टेड pyramid स्टाइल का तरीका है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें और फिर उसको आगे इन्हांस करते जाएं। फिर ये फर्स्ट 10 कंट्रीज़ हैं ग्राफ के ज़रिए बताया जा रहा है जो ग्रोन अप हैं डायबिटीज़ में, और 2016 तक यहाँ पाकिस्तान नहीं है। इसके बाद इसने बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी इन पाकिस्तान। देखें पूरी दुनिया से शुरू करके 2 पेजेस के अंदर समरी बना के आप पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो इलाबोरेट करेंगे।
और यहाँ ये स्टूडेंट बता रही है कि जो पाकिस्तान है, और फिर आगे फैसलाबाद के ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं, फैसलाबाद में डायबिटिक रेटिनोपैथी किस तरह से प्रिवेल कर रही है, और ये ऑब्जेक्टिव्स आ। तो ये इसने इंट्रोडक्शन लिखा और उसमें इसने स्टार्ट लिया डायबिटीज से, डायबिटिक की टाइप्स पे, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस पे, फिर इसने बताया वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स क्या है, एशिया में ट्रेंड्स क्या हैं, फिर पाकिस्तान में ट्रेंड्स क्या हैं, और फिर फैसलाबाद में क्या है। तो ये इसका स्टाइल था इंट्रोडक्शन लिखने के हवाले से। तो यही हमारी आज क्लास के कंसर्न है। अब मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, एक स्टूडेंट और है जिसने ये काम किया है, तो मैं उसका ज़रा थीसिस आपसे शेयर करता हूँ। होप्स हो कि आपकी जो लर्निंग है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये दूसरी स्टडी है जो ये भी मेरे स्टूडेंट ने काम किया था, और इनका जो टाइटल है वो जेनेटिक पॉपुलेशन का है। वंस अगेन कीप इन माइंड वी आर लर्निंग दैट हाउ वी कैन राइट अप अ बेटर इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए फिर मैंने यही रास्ता अडॉप्ट किया है कि जो लोगों का काम हो चुका है और पब्लिश्ड है और उसको पूरी दुनिया में पजीराई हासिल हो रही है, तो उसी से हम सीखें कि कैसे हम इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तो ये भी मेरा स्टूडेंट है, इस वक्त ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इन्होंने काम किया था जेनेटिक पॉपुलेशन पे, यानी जो लोग अपनी उम्र में ग्रो करते हैं और बड़ी एज के जो लोग हैं, तो उनका जो फंक्शनल स्टेटस है, यानी जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें डिक्लाइन आ जाता है। यानी बुढ़ापे में जब लोग जाते हैं तो फिर उनके अज़ा उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से शुरू की एज में या जब वो यंग थे तो कर सकते थे। तो इसने इस टॉपिक को लेके बताया है कि फैसलाबाद के अंदर जो फंक्शनल स्टेटस का डिक्लाइन है, तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोगों का जो फंक्शनल स्टेटस है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये टाइटल आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। फंक्शनल स्टेटस ऑफ द जेनेटिक पॉपुलेशन इन सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इन फैसलाबाद। यानी जो जेनेटिक का मतलब है बड़ी उम्र के लोग, तो उनका जो फंक्शनल स्टेटस है यानी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें जो डिक्लाइन आ रहा है, उसमें स्पेशली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी जो उनकी माली हालात हैं उन उसके रोल पे इसने बात की है, और स्टडी फैसलाबाद की है। तो ये इसने टाइटल सेट किया है। अब जो इस फील्ड पे काम करना चाह रहे हैं, जेनेटिक पॉपुलेशन के फिजिकल जो स्टेटस डिक्लाइन है, तो फॉरेन टाइटल उन्हें अट्रैक्ट करेगा कि ये स्टडी उन्हें पढ़नी चाहिए। अब हमने देखना है कि इस स्टूडेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट किए हैं और फिर इसने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे एक नज़र डालते हैं। टाइटल इसने सेट कर लिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में ये क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं। नंबर 1, टू एग्जामिन डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्डर्स। ये देखना चाह रहे हैं कि उनके जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से, लाइक उनकी एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, लिविंग एरिया कौन सा है, एजुकेशन कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है। मतलब ये डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा। फिर टू आइडेंटिफाई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब वो सोशो इकोनॉमिक मतलब उनकी जॉब कौन सी है, इनकम क्या है, क्या काम करते हैं, इन पहलुओं को वो कवर करेगा। फिर रिस्क फैक्टर्स कवर कर रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, ओवरऑल फंक्शनैलिटी के जो ओल्डर पॉपुलेशन है। फोर्थ पे इन्वेस्टिगेट सोशल सपोर्ट, उनको कौन कौन सी समाजी मुआशरती सपोर्ट जो है वो लोकल कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है। फिर साइकोलॉजिकल स्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करना, मतलब जो उनके साइकी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना। और आखिर पे पॉलिसी रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या सजेस्ट करना चाह रहा है वो स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ हिज फाइंडिंग्स। तो ये इसके सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वंस अगेन आप यहाँ से ग्रिप करें कि कैसे इसने टाइटल रखा। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन कैसे कर रहे हैं, ये इसका टाइटल था। और उसमें जो सब ऑब्जेक्टिव है उसमें ये डेमोग्राफिक एस्पेक्ट, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट
और इसके साथ ये देखना चाह रहे इनके जो फंक्शनैलिटी है ओवरऑल उसके रिस्पेक्टर्स, फिर एल्डर जो पॉपुलेशन उसको कम्युनिटी कितना सपोर्ट कर रही है, फिर उनके साइकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो ये 6-7 इसके सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको वो अचीव करेगा। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन अपना कैसे लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में इसने सबसे पहले डेफिनेशन को लिया कि फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन क्या होता है, फिर बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे और देखें साइटेशन दे रहा है, रेफरेंस के साथ बता रहे। फिर ये दूसरा पैराग्राफ लिया, कहाँ से लिया उसका रेफरेंस साइट कर है यहाँ पे। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो हमारी मादी जो तरक्की है उसकी वजह से हम अपनी बेसिक्स को जो भूलते जा रहे हैं उस पर ये पैराग्राफ लिखता है। फिर आगे रीजनिंग में अब बताना शुरू हो गया है, लिविंग अलोन, क्या वो अकेले तो नहीं रहते, फिर क्या मुआशी तौर पे वो किसी पे डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हैं। देखें एल्डर पॉपुलेशन के मसाइल को कैसे हाईलाइट किया जा रहा है। फिर क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इस पे पैराग्राफ है और उसके लिए इसका जो इफेक्ट है विद द रेफरेंस वो यहाँ पे कि प्लीज वॉइस को कंट्रोल करें। देन बताया जा रहा है इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस, क्या ज़्यादा देर तक बीमार रहना उनका फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन की वजह बन रहा है, और वर्ल्ड वाइड इसके क्या इफेक्ट्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ये बता रहे। डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर है, मेल फीमेल जो डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में या वर्ल्ड वाइड उसको कवर कर रहे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। इस्लामिक इम्पोर्टेंस क्या है बुज़ुर्गों की, उस पर बात करें। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन क्या है पूरी दुनिया में फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन के हवाले से, वो रेफरेंस के साथ बता रहे। फिर रीजनल यानी एशिया वाइज ट्रेंड्स को बताया जा रहा है, फिर पाकिस्तान में बताया जा रहा है। आप देखें यहाँ पे बेसिकली वो अपनी स्टडी की इम्पोर्टेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं और अट्रैक्शन दे रहा है रीडर को। अब यहाँ देखें यूएनओ रिपोर्ट शोज दैट द वर्ल्ड वाइड परसेंटेज ऑफ डायरेक्टेड पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 9% to 22% in 2024। अब ये रेफरेंस दे रहा है कि 2024 तक जेनेटिक पॉपुलेशन तकरीबन 10% से बढ़ के 23% तक हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में अगर 23% बूढ़े लोग हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए उनके रिस्क फैक्टर्स जो फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन के हैं उस पर काम करना होगा, उस पर इम्प्रूवमेंट्स लाना होगी। तो ये रेफरेंस यहाँ पे कोट किया जा रहा है। फिर आगे पैराग्राफ है उसका रेफरेंस मौजूद है। मतलब ओवरऑल ये स्टडी के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर पाकिस्तान में जो केयर गिवर सेंटर्स हैं उस पर बात की जा रही है, तो कौन कौन से सेंटर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या सपोर्ट कर रही है, सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, नीड ऑफ द स्टडी। तो ये सारी चीज़ों को वो बेस बना के बता रहा है कि बाय आई एम डूइंग दिस, और ये अट्रैक्शन वो दे रहा है रीडर को। तो ये दूसरी स्टडी मैंने आपसे शेयर की इस हवाले से कि कैसे इंट्रोडक्शन को लिखा जा सकता है। एक तीसरी स्टडी भी देख लेते हैं हम जस्ट 2-3 मिनट्स में, और यहाँ से आपका आइडिया और बेहतर हो जाएगा और फिर आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये तीसरी स्टूडेंट है जिसका अभी थीसिस मुकम्मल हुआ है मेरे पास। इसने जॉन्डिस डिजीज़ पे बात की है, हेपेटाइटिस पे इसने काम किया है। तो इसका टाइटल भी आप देख लें। तो आज फोकस मैं कर रहा हूँ टाइटल कैसे लिखना है, बेहतर टाइटल, और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने, और फिर इंट्रोडक्शन हमें किन किन चीज़ों को कवर करके हमें लेना है। तो इसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल स्टडी है इसकी, टू एक्सप्लोर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ जॉन्डिस डिजीज, और इसकी स्टडी भी फैसलाबाद की है। जॉन्डिस डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको ये इलाबोरेट कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव इसके देखें स्टडी के सब ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्लोर पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स ऑफ जॉन्डिस डिजीज, ओवरऑल जो जॉन्डिस डिजीज यानी हेपेटाइटिस के जो रिस्क फैक्टर हैं वो बता रही है। फिर बता रही है क्या डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो क्या उन्हें जॉन्डिस डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, ये देखना चाह रही है ये। फिर
जेंडर वाइज डिफरेंस देखना चाह रही है कि क्या हमारी सोसाइटी में मेल लोग ज़्यादा हेपेटाइटिस का शिकार है या फीमेल ज़्यादा है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे ये देखना चाह रही है कि क्या जो लोग नॉन फिल्टर वाटर यूज़ करते हैं, फिल्टर वाटर नहीं इनटेक कर रहे, तो क्या इसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो सकता है जॉन्डिस डिजीज़ का। और आखिर पे सोसाइटी को प्रिवेंशन मेजर के तौर पे गाइडलाइंस देना चाह रही है। तो ये इसके सब ऑब्जेक्टिव है। दोबारा से देख लें। ओवर आर रिस्पेक्टेड। दूसरे पॉइंट पे डायबिटिक पेशेंट्स तो नहीं इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे, इसको इलाबोरेट करना। तीसरे पे जेंडर वाइज कोई प्लस माइनस है या नहीं। चौथे पे वाटर का कहते हैं कि बड़ा रोल है, जो लोग साफ पानी जहाँ मुहैया नहीं है तो वो लोग ज़्यादा सफ़र करें इस डिजीज़ से, तो ये इसको भी इलाबोरेट करना चाह रही है। और एंड पे फिर ये बताना चाह रही है ओवरऑल पॉलिसी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, इस डिजीज़ को कवर करने के हवाले से। तो टाइटल भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब देखते हैं कि इसने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी हेडिंग्स जो वो फॉलो की हैं, और होपफुली आप इसको सामने रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन भी बेहतर कर सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स का सहारा लिया और डिजीज़ को इलाबोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लें, डेफिनेशन आ रही है डिजीज़ की, फिर बताया जा रहा है जॉन्डिस डिजीज़ क्या चीज़ है। और देखिए हर जगह पे साइटेशन मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं बास 2016। फिर ये जो भी पैराग्राफ लिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस लिया जा रहा है। डेफिनेशन आ गई। इसके बाद जो मेडिकल टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन की जा रही हैं, कैसे ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, ग्राफिकली बताया जा रहा है। फिर जॉन्डिस की क्लासिफिकेशन बताई जा रही है, कितनी टाइप्स की डिजीज़ भी हो सकती है। काजेस के हैं जॉन्डिस डिजीज़ के, कौन सी वजूहत हैं कि ये डिजीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं सारी। सिम्टम्स के हैं, कैसे पता चले कि ये डिजीज़ जो है वो खुदा न खास्ता जंप इन कर रही है इनटू द बॉडी। येलो स्किन, वाइट आइज, वोमिटिंग, हाई फीवर, ये सिम्टम्स वगैरह शेयर कर दिए इसने। फिर डायग्नोस्टिक के तौर पे जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो बता रही है। इवेल्युएशन इसकी कैसे करना है, लेबॉर्ट्री टेस्ट की डिटेल बताई जा रही है। क्लासिफिकेशन बताई जा रही है, प्री हेप्टिक होता है, हेप्टिक होता है और पोस्ट हेप्टिक, ये तीन टाइप्स हैं इस डिजीज़ की। देन प्री हेप्टिक के सिम्टम अलहदा से बताए जा रहे हैं, हेप्टिक की डेफिनेशन आ गई, इसकी काजेज आ गई। वन बाय वन हर क्लासिफिकेशन को, हेप्टिक के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर इसके, तो फिर इसको डायग्नोज कैसे करना है, पोस्ट हेप्टिक इसकी डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स, काजेज, डायग्नोज कैसे करना है, वन बाय वन बताया जाए। अब फैसलाबाद के इन्वर्टेड पायरामिड स्टाइल को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को अब कन्वर्ट करिए ये फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद में क्या ट्रेंड्स हैं ये बताए जा रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। और फिर ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि हम ये एमफिल का काम है और आप बीएस के स्टूडेंट हैं, बट लर्निंग के लिए हमें जो चीज़ें सीखना थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। और अभी जो आप मुझे रिपोर्ट सेंड करेंगे तो उसमें ये मैं इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह देखूंगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी जब हम एज अ रिसर्चर या एज अ एनालिस्ट कहीं काम कर रहे होंगे, तो चीज़ों को कंपाइल हम कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर करें अब आप। सर मेथोडोलॉजी के बारे में एक बार बता देते थोड़ा सा तो। वो मैं ना अभी जो इंट्रोडक्शन पे आज बात हुई ना, कोशिश करें पहले ये क्वेश्चन आप रेज करें क्योंकि टॉपिक हमारा ये है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो, और टाइम है हमारे पास 5-1 मिनट, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। बेसिकली हमें आज जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जी शाबाश।
क्वेश्चन चाहिए, सॉन्ग्स तो हम सुनते रहते हैं। जी बच्चे, मेथोडोलॉजी पे आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर उसके बारे में जी जी, नो इशू। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी क्लास है जिसमें ये थोड़ी सी इंटरप्शन हो जाती है, कोई इशू नहीं है, आपका राइट है। और आप साबित करेंगे आप क्या हैं और क्या एटिकेट्स आप रखते हैं, कोई इशू नहीं है, जो ये कर रहे हैं नो इशू। जी बच्चे क्वेश्चन करें। सर मैंने पूछना था मेथोडोलॉजी में हमने किस तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अब हम रिसर्च तो कर नहीं रहे जी प्रॉपर, जी तो कोई, सर इसको जी जी मैं समझ गया। इलेबोरेट कैसे करना जी सही है। अब आप देखिए, मैंने शुरू में एक व्हाट्सएप ग्रुप है? पे आपको सेंड किया था कि किस तरह का डेटा हो तो कौन सा टूल अप्लाई करते। और असाइनमेंट 2 में भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, कुछ मैंने एग्जांपल्स दी थी और पूछा था आप बताएं कौन सा टेस्ट इस पे एप्लीकेबल है। आपने सिंपली क्या करना है, सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर 3 में नंबर 1 पे आपने अपना क्वेश्चन जो है उस पे क्वेश्चन 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, वो क्वेश्चन आपने लिख के साथ में ब्रैकेट में बताना है कि ये मेरा क्वेश्चन नॉमिनल स्केल पर है, ऑर्डिनल पर है, इंटरवल पर है या रेशो पर है, एक काम। सेकेंडली आपने बताना है कि अगर मुझे यहाँ पे सपोज मुझे रिग्रेशन फाइंड आउट करना है तो मैं किन किन वेरिएबल्स के दरमियान कर सकता हूँ, और कोरिलेशन फाइंड करना है या रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, या मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी जील लगाना है तो क्या कौन से क्वेश्चन पे ये लगेगा, काई स्क्वायर लगाना है तो किस क्वेश्चन पे लगेगा, अनोवा लगाना है तो किन क्वेश्चन पे लग सकता है। फिर अगर आप लोग रिस्क फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो क्या आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे, जो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आपने सिंपली मुझे ये एक्सप्लेन करना है। और क्योंकि आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी लिखते हैं तो उस स्टडी से रिलेटेड जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वहाँ आपने देख लेना है कि कौन कौन से टूल अप्लाई हो चुके हैं। तो बस आपने वेल शेल का यूज़ करके बताना है कि फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग डिस्क्रिप्टिव आई विल यूज दिस, फॉर द पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग आई विल यूज टी जी और काई फॉर दीज वेरिएबल। इस तरह से आप वो एक दो पेजेस आप लिखेंगे। जी शाबाश। और कोई क्वेश्चन? 1 मिनट हमारा क्लास का बाकी। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, कोई क्वेश्चन हुआ और आप अभी नहीं कर पा रहे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और एक काइंडली कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चन किया करें।